हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। सबसे खास बात, हर साल हर एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग की तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर बात करें इस चैप्टर की, ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए, सिस्प्लेटिन है। सिस्प्लेटिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हम पढ़ेंगे। जैसे अगर एनसीईआरटी में भी देखा जाए, आपके दिए गए हैं, जैसे विटामिन B12 है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है विटामिन B12 में सेंट्रल मेटल एटम कौन है? विटामिन B12 में सेंट्रल मेटल एटम आपका कोबाल्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इतने सिंपल क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा और भी 2 कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल एटम आप बताओ क्या है? आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है, इसमें आयरन है। और अगर बात की जाए क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल इसमें क्या है? सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम है। तो ये हमें सब पता होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं। तो ऐसे डेली लाइफ में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही। आप कॉपी पे नोट कर लो, हम इसे 8 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात, इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और सबसे खास बात एक ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बोलता जाऊंगा, साथ के साथ जितना मैंने पढ़ा दिया आप एनसीईआरटी पढ़ते चलेंगे, साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये बेसिक है, ये 2-3 चीजें हैं, ये आप लिख लो। एनसीईआरटी में जब आप इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे वहां पे आपको लिखा मिलेगा। तो ये अपने को स्टार्ट करना है। अब बात आती है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे मैं आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज का जो लेक्चर है वो ओनली बेसिक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। जैसे एडिशन कंपाउंड क्या है, डबल सॉल्ट क्या है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम क्या है। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो रहता है उसमें रहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, या आयनाइजेशन स्फीयर क्या है। तो ये बातें आज हम ओनली ये करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगी, हमें आगे का चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप हेडिंग डाल लो, एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड, देखो भाई एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। एडिशन कंपाउंड की अगर बात की जाए, अगर हम दो या दो से ज्यादा सोल्ट लें और उनको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें, और फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करने के बाद उनको क्रिस्टलाइज होने के लिए अगर छोड़ दिया जाए, तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं एडिशन कंपाउंड। समझ आ रही बात? जैसे हमने क्या किया, KCl और MgCl को छोड़ दिया, KCl और MgCl को मिक्स कर दिया 1:1 के रेशियो में, ठीक। KCl.MgCl2.6H2, ये कार्नलाइट बनता है। ये आपका क्या है? ये एडिशन कंपाउंड है। ये एग्जांपल है। तो जो बातें अभी मैंने बोली है उनको मेरे साथ साथ लिख लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो लिखो एडिशन कंपाउंड में, लिखो when two or more salts are fixed, are mixed, fixed नहीं, mixed, 2 or more salts are mixed in a fixed proportion, in a fixed proportion and allowed to crystallize, then a new type of compound is formed which is known as addition compound। बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एडिशन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका आता है डबल सोल्ट, ठीक है, डबल सोल्ट। और सेकंड जो आपका आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसका दूसरा नेम जो है वो हम क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये भी हम बोल देते हैं। अब सुनना ध्यान से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये साथ के साथ आपने लिख लिया होगा। अब एक बार मेरी तरफ देखो, देखो क्या होता है।
जैसे अगर बात की जाए KCl है, डॉट MgCl2 है, डॉट 6H2O है, ठीक। जब इसकी टेस्टिंग की गई, जब इसके ऊपर टेस्ट किया गया, तो इसने आपके पोटेशियम आयन की भी प्रॉपर्टी शो की, क्लोराइड आयन की भी प्रॉपर्टी शो की, और मैग्नीशियम आयन की भी प्रॉपर्टी शो की, ठीक। तो इसने क्या क्या प्रॉपर्टी शो की, ये K+ दिया इसने, Mg2+ दिया, और Cl- भी दिया, ठीक है। ये तीनों ही आयंस की प्रॉपर्टीज ने शो की। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन में K4FeCN6 लिया, जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, तो पहले टेस्ट किया गया KCl.MgCl2.6H2O पे, फिर किया गया K4FeCN6 पे। तो इसने पोटेशियम आयन की प्रॉपर्टी तो शो की, लेकिन आयरन की और साइनाइड आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं की। आप इसमें एक काम कर लो, इसको ऐसे दिखाओ, पहले ये ऐसे दिखा सकते हो आप, है ना। तो ये आपका कंपाउंड था, जब इसके ऊपर टेस्ट किया गया तो इसने पोटेशियम आयन की प्रॉपर्टी शो की, लेकिन आयरन और साइनाइड आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं की। यानी आयरन और साइनाइड आयन सॉल्यूशन में आपको अलग अलग नहीं मिले। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, यार आयरन और साइनाइड आयन कहीं कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक। और इसीलिए इनका नेम क्या पड़ा था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ आ रही बात। तो ये क्या था, इनकी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स हो गई थी साइंटिस्ट के लिए समझने के लिए कि पोटेशियम की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन आयरन की और साइनाइड की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। तो जब ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी, तो उन्होंने इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला। और बाद में ये इनको ऐसे अलग बॉक्स में ऐसे दिखाया गया और बोला गया, ये इसको जो बॉक्स हमने दिखा, इसको बोला गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कंपाउंड का नेम पड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ आ रही बात। देखो पोटेशियम आयंस अलग आ रहे हैं, और ये पूरा आयन आपका अलग बन रहा है, जिसमें आयरन और साइनाइड है, अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। इसलिए आयरन और साइनाइड की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, लेकिन पोटेशियम आयंस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसलिए जब ये समझ नहीं आया साइंटिस्ट को कि पोटेशियम आयन की प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है, आयरन की और साइनाइड आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो तब इसका नेम पड़ा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ आ रही बात। तो फिर इसको अलग से एक साथ दिखाया गया, और पोटेशियम आयन को अलग से एक साथ दिखाया गया, फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया था। इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं। ये बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, ठीक। अभी तो हमने इसको बेसिक ऐसे सिंपल सा पढ़ा है, आपने लिख भी लिया होगा। अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ये नहीं लिखा तो लिख लो एक बार पॉज करके, ठीक। फिर आगे हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक एक पॉइंट इसका अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं डबल सॉल्ट, लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूं डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। अब अपने को साथ के साथ डेफिनेशन लिखनी है। अब आपको ना समझ आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, वो समझ में आ गया। अब डेफिनेशन आप मेरे साथ साथ लिख लो। और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख लो, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख लो, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिख लो, जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक। देखो डबल सॉल्ट, सबसे पहले ये दोनों क्या है, एडिशन कंपाउंड है, ये तो अपने को पता है। तो इसमें लिखो डबल सॉल्ट में लिखो दोज एडिशन कंपाउंड, दोज एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड which are stable in crystallization form, crystallization form, but get 100% ionized in aqueous medium called डबल सॉल्ट। समझ आया क्या लिखा। जैसे एग्जांपल में आपको समझा देता हूं। अगर बात की जाए KCl.MgCl2.6H2O, ये कार्नलाइट है जो अभी हमने देखा था, कार्नलाइट है, ठीक। और इस कार्नलाइट को जब एक्वस मीडियम में डाला जाता है, तो एक्वस मीडियम में क्या करता है, आपको पोटेशियम आयन शो करता है, Mg2+ आयन शो करता है, और क्लोराइड आयंस भी की भी प्रॉपर्टी शो करता है, और वाटर तो पड़ा रहेगा ना, ठीक है। समझ आ रही बात। ये एक्वस मीडियम में है, समझ आ रहा है। ब्रैकेट में एक्वस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां पे एक्वस शो कर सकते हो आप, ठीक, तीनों में। नेक्स्ट ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल आप जितने करना चाहो कर लो। जैसे पोटास एलम है K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O,
तो ये भी किस किस की प्रॉपर्टी शो करेगा आपको? एक्वस मीडियम में ये पोटेशियम आयन की प्रॉपर्टी शो करेगा, एल्यूमिनियम आयन की प्रॉपर्टी शो करता है, और आपके सल्फेट आयन की भी प्रॉपर्टी शो करता है। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, और वाटर पड़ा रहेगा 24H2। नेक्स्ट है, अगर बात की जाए, एक और आता आपका FeSO4 डॉट NH4 twice SO4 डॉट 6H2O। दिस इज कॉल्ड मोर साल्ट। ठीक, और ऊपर वाला था पोटाशियम जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, इसको भी जब आप एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे, ये आयरन 2+ की प्रॉपर्टी आपको शो करेगा, अमोनियम आयंस की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये एक्वस मीडियम में है सब। ठीक, और सल्फेट आयंस की प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक, तो ये डबल सोल्ट है, मतलब 100% आयनाइज हो जाता है। जितने भी आयंस बन सकते हैं सारे आपको उसमें दिखाई देंगे। बात समझ में आई? अगर बात की जाए इधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो इसमें हम कहेंगे दोज एडिशन कंपाउंड, दोज लिख लेना बेशक साथ के साथ, दोज एडिशन कंपाउंड्स विच आर देखो ये क्या है, ये आपके है ना क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में भी स्टेबलाइज है, और ये आपके एक्वस मीडियम में भी स्टेबल रहेंगे, और 100% डिसोसिएशन कभी भी नहीं होगा, 100% आयोनाइजेशन कभी भी नहीं होगा। बस ये लिखना, लिख लो, दोज एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एज वेल एज क्या बोलेंगे, एक्वस मीडियम, एंड do not get 100% ionize when dissolved in water, और जब वाटर में डिजोल्व की जाते हैं 100% आयोनाइज नहीं होते। समझ आ रही बात? एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे, पूरा चैप्टर ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पढ़ना है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, क्योंकि आगे अपने को डिटेल में पढ़ना ही है। K4FeCN6 ये है, जब इसको एक्वस मीडियम में डाला गया तो इसने किसकी प्रॉपर्टी शो की? पोटेशियम आयंस की प्रॉपर्टी शो की। 4 पोटेशियम आयंस दिए इसने। ठीक, और आयरन ये FeCN6 ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या इसमें? ये था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, देखो इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, when K4FeCN6 is dissolved in water, it shows property of potassium ions, but do not show property of क्या बोलेंगे, Fe2+ ions and cyanide ions, because both are present in coordination complex। समझ आ गया? ये मैंने आपको एक एक चीज पहले समझा दी, फिर लिख के समझा दी। ठीक, ऐसे एग्जिस्ट करता है, अगर बनाना चाहो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। 6 साइनाइड आयन इसको ऐसे कोऑर्डिनेट करते मिलते हैं, वाटर को आयरन आयन को, Fe2+ आयन को। ठीक, ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हुए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहां पे ये 4K+ आयंस अलग से रहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये आयंस जो अलग हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो आपको समझ में आ गया? जिसने अपने सभी आयंस की प्रॉपर्टी शो की, अलग अलग आयंस की प्रॉपर्टी शो कर दी एक्वस मीडियम में, उसको हमने कहा डबल सोल्ट। और जिसने प्रॉपर्टी शो नहीं करी, जिसने जैसे पोटेशियम आयंस की प्रॉपर्टी शो कर दी लेकिन सभी आयंस की नहीं की, तो कुछ पे हमें कॉम्प्लेक्स मिला, हमें समझ ही नहीं आया, तो उनका नेम पड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, उनको अच्छे से समझना कि ये पोटेशियम आयन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आयरन के Fe2+ आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, साइनाइड आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा,
तो ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो गया था समझना, इसलिए इनका नेम पड़ गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। साइंटिस्ट को समझ नहीं पाए स्टार्टिंग में, तो इन्होंने बोल दिया यार ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो इनका नेम पड़ा था पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिर हमने बाद में इनका नेम अपडेट किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सीसी लिख रहा हूं, सीसी का मतलब समझ रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक, इसको क्या कहते हैं, देखो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा आयरन 2+ था, तो आयरन 2+ को साइनाइड आयन कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वहां पे साइनाइड आयन है जो वो है लिगेंड, और Fe2+ जो है वो है सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, समझ आ रही बात, तो इसके बारे में बस लिख लो। और क्या करता है, इसका काम क्या है, इसके पास है ना वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए सेम या नियरली सेम एनर्जी के, या तो उनकी एनर्जी सेम हो बिल्कुल या नियरली सेम हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है, लिगेंड उसको अपने लोन पेयर डोनेट करता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बस ये करना है। तो लिखो इट इज द मेटल एटम और आयन which have same or nearly same energy vacant orbitals, name same or nearly same energy vacant orbitals to accept lone pair, LP लिख रहा हूं, ठीक है, एक्सेप्ट ये साथ के साथ लिख लिया करो, टू एक्सेप्ट लोन पेयर डोनेटेड बाई लिगेंड, लीजेंड मत लिख देना यहाँ पे, ये लिगेंड है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम ने क्या किया, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो किसका काम करता है, लुईस एसिड का, हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम CM में वर्क्स एज लुईस एसिड। अब ये CM में क्या लिख दिया, यहां पे लिख देना ब्रैकेट में, CM में मैं सेंट्रल मेटल एटम के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो इट वर्क्स एज लुईस एसिड। नेक्स्ट, अब हमने बोला लिगेंड उसको डोनेट करता है, तो अब लिगेंड क्या, व्हाट इज लिगेंड, तो लिगेंड क्या है, देखो भाई लिगेंड क्या होगा भाई, ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है या एटम हो सकता है या कोई आयन हो सकता है जिसके पास लोन पेयर हो, किसके लिए, मेटल एटम को डोनेट करने के लिए, वो लिगेंड कहलाएगा। मतलब ये क्या होंगे, ये लुईस बेस होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। तो लिख लो, सिंपल सी बात है, इट इज एन एटम मॉलिक्यूल और आयन which have lone pair to donate to central metal atom, और क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, तो किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो लिख लो लिगेंड वर्क्स एज लुईस बेस, ठीक, और लिगेंड कुछ भी हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई एक सिंगल एटम डोनेट कर रहा हो, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे वाटर डोनेट कर रहा है उसके पास लोन पेयर है, वो NH3 यानी अमोनिया हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कोई आयन हो सकता है, जैसे OH- आयन है, हाइड्राइड आयन है, क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, तो वो कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। लेकिन एक शर्त है कि उसके पास लोन पेयर होने चाहिए ताकि वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सके, है ना, इसलिए किसका काम करता है, लुईस बेस का। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम टाइप ऑफ लिगेंड्स। अब हम पढ़ेंगे जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड है, जिनके जो क्या करेंगे, जिनमें सिंगल एटम डोनर होता है, बाइडेंटेट लिगेंड है या डाइडेंटेट लिगेंड बोल देते हैं, उसमें क्या होंगे, 2 डोनर एटम होंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड में 3 डोनर एटम होंगे, और टेट्राडेंटेट लिगेंड में 4 डोनर एटम होंगे। ऐसे हम बोलेंगे पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट या पॉलीडेंटेट बोल सकते हैं, ठीक। अब 1 बाय 1 अपने को लिगेंड्स को डिटेल में पढ़ना है। लिगेंड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे EDTA है ना, ये स्पेशल लिगेंड है, DMZ है, तो इनको अपने को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बातें हम डिटेल में अच्छे से कर लेंगे,
एक बार आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, छोटी अगर आपने नहीं किया फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ लिगेंड में सबसे पहले हेडिंग डाल लो मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्या लिखेंगे, ये लिख लो मोनोडेंटेट लिगेंड। तो सबसे पहली बात क्या है, मोनो मीन्स वन, डेंटेट मीन्स डोनर एटम की बात हो रही है, डेंटिसिटी की बात हो रही है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट लिख लो विच हैव वन डोनर एटम। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब जब हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम क्या करेंगे, ओनली एग्जांपल्स पढ़ेंगे, साथ के साथ उनकी नेमिंग भी याद कर लेंगे, क्योंकि जब हम आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे ना तो वहां पे हमें लिगेंड्स की नेमिंग याद नहीं करनी पड़ेगी। सारे एग्जांपल यहीं पे एक साथ कर देंगे, मोनोडेंटेट के भी, बाइडेंटेट के भी, ट्राइडेंटेट के भी, पॉलीडेंटेट के, ऐसे सबके कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल से। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा लिगेंड, ठीक है, फिर उसका लिखूंगा नेम, फिर उसके ऊपर लिखूंगा चार्ज कितना है, ठीक, और वन बाय वन सारे एग्जांपल कर लेंगे। सबसे पहले जैसे सिंपल है, H2O है, कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, यानी चार्ज जीरो होगा, लेकिन इसका नेम क्या बोला जाता है, एक्वा बोला जाता है। बात समझ में आई। सेकंड NH3 है, NH3 अमोनिया है, इसको अमाइन कहते हैं हम, AMMINE, इस पे भी चार्ज जीरो है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट ऐसे ही X माइनस, दिस इज हैलाइड, तो इसको हम हैलाइड नहीं बोलेंगे। जब भी लिगेंड के केस में किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हैलाइड का हम कर देंगे हैलिडो, यह हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। उसके पीछे O लगा देंगे, सफिक्स क्या आएगा हमेशा O, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। हैलाइड का क्या बना देंगे, हैलिडो, और चार्ज रहेगा इसके ऊपर -1। जैसे एग्जांपल क्या है, F माइनस है फ्लोरिडो, Cl माइनस है क्लोरिडो, क्लोराइडो बोल दो, क्लोराइड बोलते क्लोराइडो, Br माइनस है ब्रोमाइडो, और आयोडाइड I माइनस पे आइडिडो। समझ आ रही बारी, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट इसके बाद जैसे ये आता है OH माइनस, आपने पढ़ा, OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो, ठीक, हाइड्रोक्सो, इस पे चार्ज कितना है, -1। ऐसे ही ये क्या था आपका H माइनस, इसको बोलते हो हाइड्राइड आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रिडो। क्या बोलेंगे, हाइड्रिडो या हाइड्राइडो, -1 चार्ज है। सिमिलरली NO2 माइनस, NO2 माइनस को बोलते हैं नाइट्रो या नाइट्रीटो भी बोलते हैं। अच्छा, इसको ना हम आगे पढ़ेंगे, इसमें नाइट्रोजन भी डोनेट करता है और ऑक्सीजन एटम भी डोनेट करता है। जब नाइट्रोजन डोनेट करता है इसको हम लिखते हैं नाइट्रीटो N, ऑक्सीजन डोनेट करता है तब लिखते हैं नाइट्रीटो O। समझ आ रही बात। तो बस ये लिख लो एक बार, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। NO2 माइनस हो गया आपका। नेक्स्ट है NO3 माइनस, नाइट्रेट बोलते हैं इसको, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो इट इज कॉल्ड नाइट्रेटो, -1 नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट आपका आता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि 2-3 एक साथ लिख देंगे यहां पे, ठीक। यहां पे नेक्स्ट आपका आता है NH2 माइनस, यानी हमने क्या किया, NH3 में से एक H प्लस हटा दिया, इसको बोलते हैं अमाइड बोलते हैं वैसे सिंपली तो, लेकिन इसको क्या बोलेंगे यहां पे लिगेंड नेम में अमाइडो, चार्ज -1। नेक्स्ट आता है NH3 में से दो हाइड्रोजन हटा दो, NH-2 आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड इमाइड, इसको कहेंगे इमिडो, और चार्ज इज -2। नेक्स्ट वन इज N3 माइनस, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड, और यहां पे इसका नेम आएगा नाइट्राइडो, और चार्ज -3। ऐसे हम करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें जब और आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो और आगे और भी अपने को पढ़ना है। देखो इधर बाकी इधर कर देते हैं, बचे हुए वही सीक्वेंस रहेगा, पहले लिगेंड लिखेंगे, फिर उसका नेम, फिर चार्ज। तो सबसे पहले देखो, जैसे अपना ये आता है ये क्या है, सल्फेट, इसको हम बोलेंगे सल्फेटो। क्या बोलेंगे इसको, सल्फेट को बोलेंगे सल्फेटो, ठीक, -2 चार्ज है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 चार्ज हो, इसको बोलते हैं ऑक्जो या ऑक्साइडो भी बोल सकते हैं। ऑक्साइड आयन है ना, ऑक्साइड आयन को ऑक्सो बोल दो या ऑक्साइडो बोल दो, ऑक्साइड आयन है ना, ठीक। चार्ज इज -2, और O2 के ऊपर -2 अगर आ जाए, ये पेरोक्साइड है, इसको परऑक्सो बोल दो या पर ऑक्साइडो बोल दो, आपको जैसे अच्छा लगे, ठीक। -2 चार्ज रहेगा, इसमें अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैसे ये है सल्फाइड आयन है, दिस इज कॉल्ड सल्फाइडो, सल्फाइडो -2 चार्ज है। ऐसे अपने को करना है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं और भी है न्यूट्रल। जैसे एक NO आता है न्यूट्रल में, दिस इज नाइट्रोसिल,
दिस इज नाइट्रोसिल लिगैंड, इसमें चार्ज 0 है। लेकिन अगर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें नाइट्रोसिल पे +1 चार्ज होता है। ठीक, कौन सा चार्ज रहता है? +1, और वहां पे इसको नाइट्रोसोनियम बोल देते हैं, क्योंकि यहां उसमें क्या होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था कि NO अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता है? Fe, आयरन को ट्रांसफर कर देता है, और उसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, जिसके कारण क्या है, वो कलर शो करता है। ठीक, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा है। तो NO अपना इलेक्ट्रॉन जब उसको दे देता है तो इसमें +1 आ जाता है, लेकिन नॉर्मली इस पे नाइट्रोसिल के केस में NO पे 0 होता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान रखता है उसमें +1 चार्ज होता है। ठीक, वहां पे उसको नाइट्रोसोनियम बोल देंगे। नेक्स्ट इज CO। CO इज कार्बोनिल, जो न्यूट्रल है उसका नेम एज इट इज आएगा, 0 उस पे चार्ज, और जो नेगेटिव जिस पे चार्ज रहेगा उसके पीछे हम O सफिक्स लगा देते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज PS3, दिस इज फॉस्फीन गैस, इस पे भी 0 चार्ज है। ठीक, नेक्स्ट हम लिखते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, 3 फिनाइल लगानी पड़ेगी। फास्फोरस के एक काम करो, तीनों हाइड्रोजन हटा करके 3 फिनाइल लगा दो, दैट इज कॉल्ड ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, फॉस्फीन बोल दो चाहे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, चार्ज 0 रहेगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज पिरिडिन। पिरिडिन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बार बार यूज होता है ऑर्गेनिक में, पिरिडिन, दिस इज कॉल्ड पिरिडिन, और पिरिडिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, सॉरी 0 चार्ज आएगा, न्यूट्रल है। ठीक, ये आपके न्यूट्रल और एनायन वाले लिगेंड है जो जिनके पास एक ही डोनर एटम है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, जैसे सल्फेट है या नाइट्रेट है, ये अपनी डेंसिटी चेंज कर देते हैं। ये कभी कभी इनमें एक डोनर एटम भी होता है, कभी कभी 2 डोनर एटम भी होते हैं। तो ये मोनोडेंटेट का भी काम करते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट का भी काम करते हैं। फ्लेक्सीडेंटेट हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले मोनोडेंटेट आप लिख लो, फिर बाइडेंटेट हम या डाइडेंटेट हम कंटिन्यू करते हैं। लिखो इसको। अब नेक्स्ट टाइप लिखो, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट लिगैंड और डाइडेंटेट लिगैंड, जो भी लिख रखा हो दोनों ही सही है। कहीं पे बाइडेंटेट लिख देते हैं, कहीं पे डाइडेंटेट भी लिख देते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कौन से होंगे बाइडेंटेट या डाइडेंटेट? विच हैव 2 डोनर एटम। ligands which have 2 donor atom is called bidentate और डाइडेंटेट लिगैंड। अब दोनों डोनर एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों ही ऑक्सीजन डोनर है या दोनों नाइट्रोजन डोनर है, या ऐसा लिगैंड भी हो सकता है जिसमें एक ऑक्सीजन डोनर हो, एक नाइट्रोजन डोनर हो। तो जिसमें दोनों एटम सेम होंगे, यानी दोनों डोनर एटम सेम होंगे, उसको हम सिमेट्रिक लिगैंड बोल देते हैं, और जिसमें अलग अलग होंगे उसको अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगैंड बोल देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सबसे सिंपल और बार बार यूज होने वाला एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला आएगा ऑक्सलेटो। ऑक्सैलिक एसिड सुना आपने? ऑक्सैलिक एसिड का जो एनायन बनता है दोनों H+ निकालने के बाद, उसको कहते हैं ऑक्सैलेटो, और इसको हम OX से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चार्ज इसके ऊपर -2 रहेगा, जो कि आपको साफ साफ फॉर्मूले में नजर आ रहा है। तो कैसे बनता है? बहुत आसान है। जैसे ये देखो, ये आपका वेट, ये आपका COO, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड मैं पहले यहां पे बना रहा हूं, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे आप? दोनों H+ हटा दो। ये H+ आपने हटाया, जैसे ही H+ आपने हटाया इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एक तो ऑक्सीजन डोनर ये है, एक ऑक्सीजन डोनर ये है, तो क्या बोलेंगे? 2 डोनर ऑक्सीजन एटम, दोनों ही ऑक्सीजन डोनर एटम है। ठीक, ये सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगैंड का एग्जांपल है। समझ आ रही बात? तो ऐसे ही सेकंड वन इज इथाइलिन डायामीन। इथाइलिन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, इथाइलिन डायामीन। ठीक, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या यूज करेंगे? EN यूज करते हैं ना, EN यूज करेंगे। और इसको हम ये भी बोल देते हैं इथेन 1,2 डायामीन या इथाइलिन डायामीन। और शॉर्ट में है ना हम EN यूज करेंगे इसको, है ना, उसको OX यूज करते हैं।
ऑक्जेलेटो को, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं, आगे लिखूंगा जब समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले देखो दिस इज इथेन, ठीक है, और इसकी एक वैलेंसी जब हम फ्री कर देते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, दिस इज इथाइल, और जब इससे एक हाइड्रोजन इससे हटा देंगे तो दिस इज इथाइलिन, और इथाइलिन दिस इज इथाइलिन डायामीन, ठीक। ऑर्गेनिक जब पढ़ लोगे ना ये बातें बहुत छोटी छोटी लगेंगी आपको, और इतना बेसिक तो मेरे ख्याल में सबको ही आता होगा, है ना। दिस इज इथाइलिन डायामीन, एक नाइट्रोजन डोनर ये रहा, एक नाइट्रोजन डोनर ये रहा, तो क्या लिखेंगे, 2 डोनर नाइट्रोजन एटम, समझ आया। तो यहां पे ये भी सिमेट्रिक बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। तो ये नोट किया आपने साथ की साथ। अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें, और नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा देखना आपने को, सिंपल सा है, एक पिरिडिन वाला देख देते हैं, 2 डैश पिरिडिन, ये आता है 2 डैश बाइपिरिडिन, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके यूज होते हैं, समझ आ रही बात। इसको ना आईपीएससी नेम भी ध्यान रखना है, इथेन 1,2 डायामीन, क्यों, क्योंकि ये 1 ये 2, 1 पे क्या लगा, अमाइन लगा, 2 पे भी अमाइन लगा, इथेन 1,2 डायामीन, ठीक। या आगे जब आईपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे ना हम इस चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक में, तब आपको बहुत आसान लगेगी, छोटी छोटी बातें लगेगी, ठीक है। तो इधर देखो ये क्या रहता है, ये आपका पिरिडिन बना, ठीक। जैसे नाइट्रोजन को हमने 1 नंबर दिया तो इसका ये 2 नंबर होगा, तो यहां पे इसके दूसरी पिरिडिन लग जाती है, इसलिए हम इसको फिर बोल देते हैं 2,2 डैश बाइपिरिडिन, ठीक। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ पे आ जाओ, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो लिगेंड, ग्लाइसिनेटो लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक। देखो ये क्या है, ये कार्बन है, इसके यहां पे एक हाइड्रोजन लगा, एक R लगा, और यहां पे आपका एक NH2 लगा, और यहां पे ये COH लगा, एसिड भी है और बेस भी है, NH2 ग्रुप भी लगा और एसिड भी लगा, अमीनो एसिड है, ठीक ठीक। यहां पे देखो अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम क्या करें, इसकी OH माइनस के साथ रिएक्शन कर दें, तो ये इसके H प्लस को निकाल लेगा, ऐसे वाटर निकल जाएगा, ठीक। और यहां पे R को अगर हम H से रिप्लेस कर दें तो ये बना लेगा ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो लिगेंड, ये CH2 ये COO माइनस, और यहां पे क्या बन जाएगा NH2। तो इसमें एक तो डोनर ऑक्सीजन एटम है और एक डोनर नाइट्रोजन एटम है, साफ साफ दिख रहा है, क्या लिखोगे, 1 डोनर ऑक्सीजन एटम एंड 1 डोनर नाइट्रोजन एटम। तो दोनों एटम जो है, डोनर एटम जो है, दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड। ये 4 एग्जांपल लिखो, 2 एग्जांपल और इसमें करने हैं, जल्दी से करते हैं, लिखो इसको, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5th नंबर पे है DMG, स्टार लगा लेना भाई पहले ही, आगे काम आएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें लिखो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सेमेटो लिगेंड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DMG, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, अच्छे से करना है, आगे डिटेल में करेंगे। तो अभी देख लेते क्या ये, देखो ये है ग्लाइऑक्सल, ठीक है भाई, दिस इज ग्लाइऑक्सल, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यहां से ऐसे ये वाटर निकल जाता है, ये O और ये यहां से H2 निकल जाएगा, और ये क्या बनता है, अच्छा ये रिएक्शन है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, कहां पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक है ना। तो इसकी टेंशन अपने को नहीं लेनी है। तो OH माइनस के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये कैसा बनता है, देखो यहां पे हम बना देंगे, आगे इसकी OH माइनस यानी 1 इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, यहां से ये H प्लस को निकाल लेगा, और H प्लस को निकालने के बाद ये कैसा नजर आएगा आपको, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड N, ठीक, ये इसके O के ऊपर माइनस, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, और ये O ये H, ठीक। यहाँ पे दोनों ही डोनर एटम
नाइट्रोजन होते हैं, ठीक, 2 डोनर नाइट्रोजन एटम, ठीक है भाई, दोनों नाइट्रोजन डोनर है। और ये क्या करता है, जब निकिल के साथ कंबाइन करता है ना तो एक रेड कलर का सॉलिड बनाता है जो निकिल के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज किया जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। कैसे करता है फुल डिटेल में आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी ओनली लिगेंड, उसके नेम और उसके चार्ज पे फोकस करो। जैसे यहाँ पे चार्ज कितना है इसके ऊपर अगर बात की जाए, चार्ज इसके ऊपर कितना आएगा, -1 आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक। और इसके पीछे जो हमने पढ़े ना उनके ऊपर भी चार्ज आपको लिख लेना, जैसे मैंने चार्ज आप लिख लेना, ये चार्ज -2 है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, और उसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर चार्ज -1 है, या आप नोट कर लेंगे सबके ऊपर स्ट्रक्चर देखते हुए, ठीक। लास्ट नोट इंपॉर्टेंट, एसिटाइल एसीटोनेटो, ठीक है। देखो पहले बनेगा एसीटोन, लास्ट वाला ने लिखा एसीटोनेटो, एसीटोन से आया है, ठीक, एसीटोनेटो, दिस इज एसीटोन, ठीक, ये एसीटोन बनता है ऐसे। और यहां पे अगर हम ये बॉन्ड यहां से हटा दें, ये बॉन्ड यहां से हटा दें, ये कीटो फॉर्म थी इसकी, अब ये जो फॉर्म बनती है दिस इज इनॉल फॉर्म, है ना, OH ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, इनऑल, ठीक। तो यहां पे अगर ये भी हटा देंगे, दिस इज एसीटोनेटो, ये एसीटोनेटो बन गया। और ये किससे जुड़ता है, एसिटाइल ग्रुप से। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, COCH3, ये एसिटाइल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल एसीटोनेटो। और इसको शॉर्ट में ACAC भी लिखते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्जेनेटो है, इथाइलिन डायामीन है, उसके बाद ग्लाइसिनेटो है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो यानी DMG है। ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब पॉलीडेंटेट में कुछ भी हो सकता है भाई, 3 डोनर एटम भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और आपका 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना। सीधे एग्जांपल्स करेंगे। पहला एग्जांपल कर रहे हैं डाई ट्राई अमाइन, या अमीन बोल दो, ठीक है, इसको डाई इन भी बोल देते हैं ना, समझ आ रही बात। तो इसमें देखो क्या बोलेंगे, जैसे उसमें हमने लिखा था इन, इसको डाई इन लिख देते हैं, ये आपका ट्राइडेंटेट है। कैसे देखते हैं, जैसे देखो यहां पे अगर बात की जाए डाई इथाइलिन लिखा हुआ है, ठीक, बीच में क्या आएगा, एक ये NH2 है, ठीक, यहां से हम क्या करेंगे, ये NH3 रहता है, तो अमाइन हटा देंगे इसका, यहां पे इसके 2 वैलेंसी फ्री कर देंगे, ठीक। तो 2 वैलेंसी फ्री करने के बाद यहां पे हम क्या लगा देंगे, डाई इथाइलिन, दिस इज डाई इथाइलिन। और ट्राई अमीन बनाने के लिए इसके 2 NH2 और लगा दो, हो गया ये आपका डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। 1 डोनर नाइट्रोजन, 2 डोनर नाइट्रोजन, 3 डोनर नाइट्रोजन, तो क्या बोलेंगे, 3 डोनर नाइट्रोजन एटम, क्या बोलोगे इसको आप, दिस इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। समझ आया कि नहीं यार, बहुत आसान है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है, स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग आप देखते रहना। एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या है, इसमें हम बोलेंगे ट्राई इथाइलिन, ये देखो ट्राई इथाइलिन, और क्या आएगा, टेट्रा अमाइन, वेट, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, टेट्रा अमाइन, ठीक, दिस इज ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन, ये इथाइलिन है, ठीक है भाई, इसके 2 NH2 लगाओ, 2 NH2 लगाओ, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आगे भी बढ़ना है। एक काम करेंगे, यहां से ये एक हाइड्रोजन हटाया, फिर इनके बाद में फिर एक इथाइलिन लगा दिया, ठीक, और ये ऐसे लगा दिया, समझ आ रही बात। तो ये हो गया इथाइलिन, फिर एक NH2 और लगा दो। तो इसमें क्या है, 4 के 4 डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है। ये देखो ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, और ये डोनेट करेगा, तो 4 डोनर नाइट्रोजन एटम। और क्या बोल दोगे, दिस इज टेट्राडेंटेट। मेरे ख्याल में आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, ठीक, ये हो गया अपना। अब देखो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल IIT 2010 में पूछा गया था, तो ये सिंपल से इधर देखो। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये हो गया डाइथाइलिन ट्राइअमीन। नेक्स्ट आएगा इथाइलिन डायामीन
ट्राई एसीटेट। सी एग्जाम्पल है इथाइलिन डायामीन ट्राई एसीटेट। ठीक, देखो इथाइलिन इस बार एक ही है, इथाइलिन ये आएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये बनता कैसे देखना यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे दिस इज इथाइलिन, ठीक, और डायामीन, दो NH2 लगेंगे, ये NH2 लग गए यहाँ पे, देखो ये NH2 लग गए। अब अपने ये हो गया इथाइलिन डायामीन बन गया। ठीक, यहां पे अब अपने को वैलेंसी फ्री करवानी है। ठीक, ये इधर से भी वैलेंसी फ्री करवाओ और यहाँ पे 3 एसीटेट आयन लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया CH2COOH। ठीक, ये अगर OH लगा दूंगा तो एसिटिक एसिड है, और अगर H+ हटा दिया ये एसीटेट आयन हो गया। ठीक, ये बन गया आपका, ये यहां पे लग गए इसके 2 एसीटेट आयन। समझ आ रही बात। और इस तरफ भी ऐसे ही लग जाएगा आपका CH2CO। ठीक, और एक हाइड्रोजन रहेगा। तो दिख रहा है आपको, इथाइलिन 2 अमीन लगे हुए थे, इथाइलिन डायामीन ट्राई एसीटेट। तो क्या बोलेंगे, 3 डोनर ऑक्सीजन एटम है, दिख रहे हैं साफ साफ एसीटेट के। ठीक, एंड 1 डोनर एंड 2 डोनर नाइट्रोजन एटम है। तो कितने डोनर एटम है टोटल, 5 डोनर एटम है। सो दिस इज कॉल्ड पेंटाडेंटेट लिगैंड, पेंटाडेंटेट लिगैंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है भाई, यहां पे नाइट्रोजन है 2 डोनर एटम, 3 ऑक्सीजन डोनर है। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डी, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट। समझ आ रही है भाई। इसका नेम है शॉर्ट में EDTA। कैसा लिगेंड, EDTA लिगेंड। समझ आ रही बात। तो ये वाला जो है ना, यहां पे एक H लगा हुआ है, इस H को भी हटाओ और यहां पे भी एसीटेट आयन लगा दो, ये बन जाएगा इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट। सिंपल, वही तो है। इसमें ट्राई एसीटेट है, इसमें टेट्रा एसीटेट करना है। इस H+ को हटाओ और यहां पे क्या लगा दो, CH2COO-। ठीक, एसीटेट आयन लगा दो, कर दो सिंपल। ये आपका IIT 2010 में पूछा गया था। ठीक, और यहां पे ये आएगा आपका ऐसे, CH2CO- आएगा, CH2CO-। ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछा गया था IIT 2010 में। आपके एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो सकता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे इसका स्ट्रक्चर ना पूछा गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेंसिटी पूछ ली जाती है, ये पूछ लिया जाता है इसमें कितने डोनर ऑक्सीजन एटम है, कितने डोनर नाइट्रोजन एटम है, ये भी पूछ लिया जाता है। कुछ भी एग्जामिनर आपको यहां से पूछ सकता है। तो ठीक है, ये देख रहे हो आप, देखो इसमें 2 डोनर नाइट्रोजन एटम है और 4 डोनर, 1 2 3 4 डोनर क्या है आपके ऑक्सीजन एटम। तो 4 डोनर तो कौन है, ऑक्सीजन एटम। ठीक, और 2 डोनर नाइट्रोजन एटम। टोटल कितने हैं, 6 है। सो इट इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगैंड। बोल सकते हो हेक्साडेंटेट लिगैंड। अच्छा, ये सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक लिगैंड है, हम बोलेंगे दिस इज अनसिमेट्रिक लिगैंड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिक लिगैंड। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, 2 तो डोनर नाइट्रोजन एटम है और 4 डोनर ऑक्सीजन एटम है। और इसके ऊपर चार्ज पूछ लिया जाए तो चार्ज कितना आ रहा है, 4 ऑक्सीजन पे माइनस है तो -4 हो जाएगा। ऊपर वाले में चार्ज कितना था, चार्ज अगर ऊपर वाले में पूछ लिया जाए तो -3 आएगा। इनमें आप बता दो, इस पे चार्ज 0 है। चार्ज भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, चार्ज 0 है। डेंसिटी पूछ सकता है, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक लिगैंड पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कितने डोनर ऑक्सीजन एटम है, कितने डोनर नाइट्रोजन एटम है, ये भी पूछ सकता है। और ये तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये तो अच्छे से अपने को नोट करना है। IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT 2010 का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो एम्बीडेंटेट लिगैंड। एम्बीडेंटेट लिगैंड। ठीक, इनमें क्या होता है, 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा।
है ना, तो इनको कहेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड, और हमेशा ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेंगे। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। पहले जो मैंने बोला वो लिख लो एक बार इनकी डेफिनेशन। दोज लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम but either one of them donate at one time called ambidentate ligand। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी डेंटेट लिगेंड। अब क्या बोलोगे, ये क्या होते हैं? दे आर मोनोडेंटेट लिगेंड, दे आर मोनोडेंटेट लिगेंड। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो जैसे साइनाइड आयन है, तो साइनाइड आयन में क्या होता है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है, तो कार्बन भी आपका मेटल को डोनेट कर सकता है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, तो मेटल को नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। ठीक, इसको क्या कहेंगे? साइनो कहेंगे, या साइनेटो भी बोल देते हैं। ठीक है, साइनो बोल दो या साइनेटो बोल दो, एक ही बात है। और इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनेटो, जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा, आइसोसाइनेटो। ठीक, तो इसी तरह जैसे ये है HCN, ठीक, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। तो थायोसाइनेटो में ये सल्फर डोनेट करता है, जब सल्फर डोनेट करेगा तो इसको हम क्या बोल देते हैं? सल्फर जब डोनेट करता है तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। ठीक, और जब यहां पे सल्फर की बजाय नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, तो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, देन इट इज कॉल्ड आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पीछे भी आपको बताया था, देखो नाइट्रो में क्या होता है, नाइट्रो में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक, तो यहां पे नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, तो जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा दिस इज कॉल्ड एन नाइट्रीटो। मैंने पीछे बताया था नाइट्रेटो यूज करते हैं। और जब यहां पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर वो भी डोनेट कर सकता है, नो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है वो भी डोनेट कर सकता है, देन इट इज कॉल्ड ओ नाइट्रीटो। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना सिंपल सा है। ठीक, ये तो हो गया आसान सा, ये बिल्कुल आसान सा है, एक लाइन का काम है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट, चिलेट लिगेंड्स। चिलेट लिगेंड्स कौन सा नंबर आ गया वो आप देख लेना। ठीक, मोनोडेंटेट पढ़ा, बाइडेंटेट पढ़ा, पॉलीडेंटेट पढ़ा, अभी एम्बीडेंटेट पढ़ा, अब पढ़ेंगे चिलेट लिगेंड्स। देखो चिलेट लिगेंड्स में क्या होता है, जब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो, टेट्राडेंटेट हो, हेक्साडेंटेट हो, जब ये लिगेंड्स साइमल्टेनियसली डोनेट करते हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं, फिर इस कंपाउंड को कहते हैं चिलेट कंपाउंड, और वहां पे लिगेंड क्या कहलाएगा? चिलेट लिगेंड। समझ आ रही बात? अभी आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा, पहले ये डेफिनेशन लिख लो। व्हेन बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, व्हेन बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड donate simultaneously, then a ring like structure is formed, called chelate compound, and ligand is known as चिलेट लिगेंड। ठीक है भाई, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। अगर बात की जाए कॉपर 2+ को जब इथाइलिन डायामीन डोनेट करता है, तो यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन एक साथ डोनेट करते हैं, और देखो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इधर से डोनेट कर रहा है, उधर से ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। ठीक, ये रिंग बन गई है ना, सो इट इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड। और ऐसे इधर से इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, तो यहाँ से इधर से ये डोनेट करता है, और इधर से NH2 आएगा यहाँ पे, और ये आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो तब यहाँ पे इथाइलिन डायामीन जो है, इन जिसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका चिलेट लिगेंड कहलाता है। ठीक, क्या मोनोडेंटेट लिगेंड चिलेट लिगेंड का काम करेंगे?
नहीं करेंगे ना। मोनोडेंटेट तो एक ही, मतलब मोनोडेंटेट आपका ये रिंग कैसे बनाएंगे, रिंग बनेगी नहीं, चिलेट बनेगा ही नहीं। बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड डू नॉट फॉर्म चिलेट कंपाउंड, ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है। और चिलेट कंपाउंड की सबसे खास बात, एज नंबर ऑफ डोनर एटम्स इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कंपाउंड इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर हम बात करें, अगर कैल्शियम के साथ बात की जाए, कैल्शियम की रिएक्शन में EDTA के साथ करवाता हूं, एक तो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता हूं और एक इथाइलिन डायमीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, EDTA वाले कॉम्प्लेक्स की होगी। क्यों होगी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि उसमें वो हेक्साडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी चिलेट लिगेंड में, जो जिसके पास डोनर एटम ज्यादा होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो क्या लिखेंगे, एज नंबर ऑफ डोनर एटम्स इंक्रीज, एज नंबर ऑफ डोनर एटम इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट लिगेंड इंक्रीज। चिलेट कंपाउंड लिखो, चिलेट लिगेंड की बजाय चिलेट कंपाउंड लिखो, ठीक। एज नंबर ऑफ डोनर एटम इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कंपाउंड इंक्रीज। जैसे अगर हम बात करें, दिस इज CaEDTA, ठीक, इसके ऊपर कितना चार्ज रहता है, -4, कैल्शियम के ऊपर कितना आना चाहिए, +2, ये दिस इज, ये Na2 लिख दो आप यहाँ पे, या इसको ऐसे दिखा दो, -2 है, कैल्शियम के ऊपर +2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा जाए CeN थ्राइस, ठीक, ये आपको लिख दिया जाए, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, इसमें 6 डोनर एटम है, उसमें ओनली 2 डोनर एटम है, तो चिलेट कंपाउंड जब बनेगा जिसमें डोनर एटम ज्यादा होंगे उस चिलेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब जिस लिगेंड में नंबर ऑफ डोनर एटम ज्यादा होंगे तो वहां पे चिलेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कैल्शियम EDTA में 6 डोनर एटम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किससे, CaEN थ्राइस से, यानी EN यानी इथाइलिन डायमीन में ओनली 2 ही डोनर एटम है, इसमें 6 है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। अब फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं, देखो भाई, विच इज फ्लेक्सिबल इन डेंटिसिटी, है ना, या ऐसा बोल दे विच कैन चेंज दियर डेंटिसिटी ना, लिगेंड which can change their denticity। मतलब क्या होगा, कभी तो किसका काम करेगा, मोनोडेंटेट का, कभी डाइडेंटेट का या बाइडेंटेट का, डेंटिसिटी, विच कैन चेंज दियर डेंटिसिटी। एग्जाम्पल आपके आएंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल देखो, सल्फेटो है, ठीक, नाइट्रेटो है, ये है आपका एसीटेटो भी यहीं पे आएगा, ये सब। जैसे एग्जाम्पल में ये क्या है, ये आपका कभी कभी 1 ऑक्सीजन डोनेट करता है, कभी कभी 2 ऑक्सीजन भी डोनेट करते हैं, ऐसे ही इसमें है, यहाँ पे कभी 2 लोग ऑक्सीजन डोनेट कर देंगे और कभी 1 ही करे, ठीक। ये आ गया आपका कार्बोनेटो, ठीक है, और ये आ गया आपका एसीटेटो, इसमें दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दोनों भी डोनेट कर सकते हैं, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ओनली वो भी डोनेट कर सकता है। समझ आ रही बात, जैसे एग्जांपल से समझ लो, यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये है CONH3 5SO4Cl3। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब कि उसको 5 एटम डोनेट कर रहे होंगे, वो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, है ना। अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो 5 तो इस पे, ये NH3 इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक है सल्फेट, तो यहाँ पे सल्फेटो जो है इसने किसका काम किया है, मोनोडेंटेट का काम किया है। लेकिन अगर ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल ले, जैसे ये लिया CO, यहां पे लिख दिया EN ट्वाइस, ठीक, तो एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, यानी 2 डोनर एटम है, तो 4 ने तो यहां डोनेट कर दिया, और एक लिख दिया हमने ऐसे सल्फर, यहां पे ना ये सही करो, यहां पे ये नहीं आएगा, ये आएगा ओनली, है ना, ठीक, और यहां पे ये कंपाउंड बना दिया।
ठीक, यहां पे देखो इसमें क्या है, इसमें 2 डोनर एटम एक EN में है, इथाइलिन डायमीन में, तो 2 इथाइलिन डायमीन है तो 4 डोनर एटम हो गए, और यहां पे क्या करेगा, इसके पास 2 डोनर एटम होंगे, तो दोनों ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। इस बार यहां पे सल्फेटो किसका काम करेगा, डाइडेंटेट का बोल दो या बाइडेंटेट का बोल दो। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, अब नेक्स्ट आता है, ये हो गया आपके जो हम लिगेंड्स पढ़ रहे थे ना, टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स खत्म हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है, पहले हमने पढ़ा सेंट्रल मेटल एटम, फिर हमने पढ़ा लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड भी साथ में कर दिया। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी जो है वो है आपकी आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, इसमें हम क्या कहेंगे, जो हम ये कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसके बाहर जो भी स्पीसीज प्रेजेंट है उसको कहेंगे हम दैट इज आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे, स्पीसीज आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो आपने कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने रिप्रेजेंट किया ये वाला, इसके बाहर जैसे ये Cl- है तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर फॉर्म कर रहा है ना। स्पीसीज आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म आयोनाइजेशन स्फीयर, ये आपको करना है, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट दोनों एग्जांपल एक साथ कर देंगे। फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें देखो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है, स्पीसीज आउटसाइड, स्पीसीज प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्पीसीज प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है भाई। यहां पे देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे यहां पे अगर देखा जाए K4FeCN6 है, ठीक, ये जो है ये आपका दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर, जो पोटेशियम आयन है ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर बना रहा है, ठीक। और ये जो आपका है ये वाला पार्ट, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही और एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, जैसे ये देख लो CONH3 6 और ये Cl3, जो ये Cl3 दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आपको बात समझ में आ गई, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म करेगा, और जो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज आयोनाइजेशन स्फीयर। बस ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको आगे बहुत छोटी बातें लगेगी, मतलब ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन बात पता क्या है, जो बेसिक है ना, मुझे आपको जीरो से सिखाना है। मैंने मान रखा कि आपको कुछ नहीं आता, उसको समझते हुए मैं आपको एक एक चीज डिटेल में करवा रहा हूं। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, 5th नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको बार बार हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, CN, ठीक है, दिस इज CN कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। तो इसमें क्या है, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड formed by central metal atom with ligands। भाई सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है, जितने भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा लिगेंड्स के साथ, उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे अगर सिंपल सी बात करें, जैसे ये एग्जांपल ले लिया CONH3 6 Cl3, ये देखो कॉम्प्लेक्स में है ना, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा भाई, टोटल 6 लिगेंड है, उसकी डेंसिटी 1 है, तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आएगा। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल करें, जैसे K4FeCN6 है, ये वाला एग्जांपल अगर हम ले ले, तो यहां पे 6 CN डोनर एटम है, तो 6 CN के साथ बॉन्ड बनेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। बात समझ में आ रही है, ये 6 है, ठीक। ऐसे ही ये ले लो K3FeCN6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका भी 6 आएगा।
फिर और फर्दर अगर हम बातें करेंगे, जैसे आप और कर सकते हो CONH3 5SO4, ये ले लिया आपने, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे देखो, ये 5 डोनर एटम है और ये सल्फर का, सल्फेट का यहां पे एक ही डोनर एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, क्योंकि सल्फेट ने यहां पे किसका काम किया? मोनोरेंटेट का। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहता COEN twice SO4, ठीक, ये Cl, देखो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? यहां पे 2 डोनर एटम है, एक ही एन के पास, इथाइलिन डायमीन के पास, तो 2 इथाइलिन डायमीन के पास 4 डोनर एटम होंगे, और सल्फेट यहां पे डाइडेंटेट का काम करेगा, तो 2 इसके और 4 इसके, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। क्योंकि हमें कुछ चीजें याद रखनी होती है, जैसे CO3+ है या Fe3+ है या Fe2+ है, तो ये क्या करेंगे? ये आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। ये कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। जैसे अगर कॉपर के केस में बात की जाए, अब कॉपर है CuCN4 है, CuCN4 2- है, कॉपर 2+ में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना शो कर रहा है? 4 शो कर रहा है, क्योंकि 4 ही साइनाइड आयन डोनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कॉपर 2+ आयन के केस में ही H2O 6 मॉलिक्यूल डोनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी आ जाएगा। ठीक, अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे Ag की, तो AgNH3 twice, ये क्या है? यहाँ पे इसको Ag+ को दो ही NH3 क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली 2 ही आएगा। ठीक, ऐसे ही NiCl4 है, NiCl4 2- में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। NiCl4 2- में, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। सॉरी, दोनों का इनका कितना है? 4 है, मैंने ऊपर वाले का 2 लिख दिया, दोनों केस में 4 है। अब ऐसे आपको लिख दे FeC2O4 थ्राइस, ये ऑक्जेलेटो है, ठीक, और ये क्या है? ये 3-, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। क्योंकि देखो कैसे एग्जिस्ट करता है ये ऐसे बनता है, मैंने बोला था ना आपको, ये 3 डोनर एटम है, और देखो इसको मैं इस बार OX लिखूंगा, ऐसे OX से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, ये भी मैंने दिखा दिया। वैसे आगे बहुत बार आप इनको करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप तो ये देखो कि एक ऑक्जेलेट आयन के पास 2 डोनर एटम है, तो टोटल कितने 3 कितने डोनेट करेंगे? 6 डोनर एटम, 3 ऑक्जेलेटो आयन के पास 6 डोनर एटम होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ऐसे ही अगर और आप करना चाहते हो Na3CrOF4, देखो यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 5 आएगा। 5 क्यों आया? क्योंकि एक ऑक्सीजन डोनर एटम है और 4 फ्लोरीन डोनर एटम है, तो 5 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। ठीक, और अगर आप करना चाहते हो, जैसे अगर हम बात करें CrCO6 है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, Fe की अगर बात कर ली जाए, FeCO6, इसमें कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? इसका 5 है, और इनमें ना ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी, क्रोमियम की 0 है, आयरन की 0 है, क्योंकि मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है। और अगर बात की जाए NiCO4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। अब ऐसा नहीं कि निकल हर जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो कर रहा है, निकल +2 वाटर के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करता है, जरूरी नहीं कि 4 ही करेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन ये चीजें ना आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको रटना स्टार्ट कर देते हैं कि पहले ही नोट कर लो, पहले दिन ही रटना स्टार्ट कर दिया, चैप्टर को बोरिंग बना लेते हैं। बस आप तो लिख लो, जितना समझ में आ रहा है पढ़ते चलो। जब चैप्टर कंप्लीट होगा, बातें बहुत छोटी हो जाएंगी, क्योंकि हम इतने एग्जाम्पल्स कर देंगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। 6 टर्मिनोलॉजी है, तो 6 टर्मिनोलॉजी में हेडिंग डाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें अपने क्या करना है, तो बहुत आसान है। ये तो जैसे है ना, हम आगे रेडॉक्स में भी सीखेंगे, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है, जैसे ये कर लिया हमने, K4FeCN6 लिया, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है। तो अगर इसकी बात की जाए, तो जिसकी बतानी उसकी x मान लिया करो। x आपको पता है पोटेशियम कितनी शो करेगा? +1, तो टोटल पोटेशियम कितने हैं? 4, प्लस साइनाइड आयन कितने हैं? 6, एक पे -1 है, ओवरऑल 0 न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो x = कितना है? +2। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। ऐसे ही अगर आपको K3FeCN6 दे दिया जाए, तो यहाँ पे क्या करना? आयरन की x मान लेना, तो 3 × +1 इस पे आएगा, पोटेशियम पे x + 6 × -1 = 0। यहाँ पे x कितना आ गया? +3 आ जाएगा। ऐसे केसेस फाइंड आउट करने हैं आपको। CO है NH3 5, ठीक, और यहाँ पे सल्फेट और ये Cl। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी, कैसे करोगे? कोबाल्ट पे x मान लो,
और इस पे कितनी होती है, हमने पढ़ा लिगेंड पे NH3 पे 0 है, प्लस सल्फेट पे -2 और इस पे प्लस -1 क्लोराइड पे इक्वल टू 0 ओवरऑल x इज इक्वल टू +3 आ गई। ऐसे कैलकुलेट करनी है। और अगर आपको एग्जांपल और करने हैं, एन ये कर लो, इसमें और एग्जांपल क्या कर सकते हो, Na3 ये कर लिया आपने, CrOF5 ये वाला एग्जांपल आपने कर लिया मान लीजिए, तो CrOF4 वेट F4 आएगा यहाँ पे। ठीक, इसमें देखो इसके ऊपर 3 × +1, क्रोमियम पे x मान लो, प्लस ऑक्सीजन पे -2 रहती है, फ्लोरीन पे -1 रहती है, ओवरऑल 0, x इज इक्वल टू +3 आएगी। ऐसे फाइंड आउट करनी रहती है। ठीक, और अगर हम और बात करेंगे, जैसे और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल कर दो, K4 ये ले लिया, K4 NiCN4 है। ठीक, ये वाला एग्जांपल है। पोटेशियम पे कितनी है, +1, 4 × +1, निकल की x मान ली, 4 × साइनाइड पे -1 इज ओवरऑल 0, x इक्वल टू 0। ये आपका AIEEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ आ रही है भाई बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट, आयरन FeH2O 5NO और ये SO4, ये वाला केस है। इसमें देखो क्या है, आयरन पे x, वाटर की रहती है 0 और यहाँ पे NO पे +1 है, क्योंकि ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, मैंने बोला था याद करना है। प्लस इसके ऊपर -2 है, ओवरऑल 0, x इज इक्वल टू +1। ये कितनी है, +1 है आयरन की यहाँ पे, तो ये आपका IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब चाहो तो आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, मैं आपको और एग्जांपल करा सकता हूं। Na3Fe(C2O4) थ्राइस करवा दिया। ठीक, Na पे कितना चार्ज है, +1 है, 3 Na है, प्लस इस पे x मान लिया, +3 × ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, ओवरऑल 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +3 आ गया। यहाँ भी ऐसे कैलकुलेट करनी रहती है। कितने ही एग्जाम्पल कर लो आप, और जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको ऐसे ही देगा, आपको ऐसे भी दे सकता है। देखो CrNH3 4Cl2 और ये आयन की फॉर्म में दे दिया। ठीक, तो क्रोमियम पे आपने x मान ली और इस पे 0 होगी NH3 पे, और 2 × -1 2 क्लोराइड पे, ओवरऑल +1 है, तो ये -2 उधर जाके x इक्वल टू +3 आ जाएगा। कितने भी एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको दे सकता है, तो जितने एग्जाम्पल करना चाहते हो कर लो, कितने भी एग्जाम्पल फाइंड आउट करते चलो आप। मैं चाहूँ तो आप घर के लिए लिख सकते हो, जैसे और एग्जाम्पल मैं अगर आपको कराऊं, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ये लिख दिया मैंने कोबाल्ट NH3 4SO4Cl, ये वाला एग्जाम्पल लिख दिया। ये पहले तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ये। ठीक, इसमें देखो इसकी x मान ली 4 × 0, प्लस इसके ऊपर कितनी है, ये -2, और क्लोरीन के ऊपर -1, ओवरऑल न्यूट्रल है, x इक्वल टू कितना आ गया, +3 आ जाएगा। और एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल आ गया आपका PtNH3 2Cl2, सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन बनाता है ये। Pt की x मान लो और इस पे 0 और क्लोरीन पे -1, ओवरऑल न्यूट्रल, x इज इक्वल टू +2। ठीक, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है ये। कितने एग्जाम्पल कर लो और कर लो। Na2OSF5 ये नाइट्राइड है यहाँ पे, इस पे 2 × +1 है, ओस्मियम पे x मान लो, 5 × -1 प्लस नाइट्राइड आयन पे -3 होती है, इक्वल टू 0, तो 5 × 3 कितना हो गया, प्लस ये इस पे OS पे +6 आ जाएगी। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल, एक बार आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेंगे फिर कुछ भी नहीं है। ऐसे अगर आपको मेटल कार्बोनिल में मैं बता ही चुका हूं, NiCO4 x × 4 × 0, मेटल कार्बोनिल में 0 होती है, x इक्वल टू 0। मेटल कार्बोनिल कोई भी है उस पे मेटल कार्बोनिल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, CrO ये CO5 आएगा यहाँ पे, है ना, और Cr है तो 6 आता है। ऐसा क्यों, वो भी हम आगे सीखेंगे वर्नर थ्योरी में। ठीक, इसको एक बार लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। एक कंपाउंड मैं बना लेता हूं, मैं समझा देता हूं उसके थ्रू आपको। जैसे ये देखो, दिस इज K4FeCN6, ये हमने पढ़ा है। इसमें दिस इज सेंट्रल मेटल एटम एंड दिस इज लिगेंड, साइनाइड इज लिगेंड। ठीक है भाई, और यहां पे अगर बात की जाए, दिस इज आयोनाइज, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, एंड दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक, आयोनाइजेशन स्फीयर,
ये हमने आज पढ़ा है। पहले हमने सेंट्रल मेटल एटम पढ़ा, फिर लिगेंड पढ़ा, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा, आयनाइजेशन स्फीयर पढ़ा, और यहाँ पे ये 6 ये क्या दिखा रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे इसके ऊपर +2 है, दिस इज इस ऑक्सीडेशन नंबर। ये अभी तक आज हमने पढ़ा है और बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपको एक बार रिमाइंड कर लेना अच्छे से। अब इसमें लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये दो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम एक ही टाइप के डोनर एटम से बाउंड होती है, मतलब उसमें एक ही टाइप का डोनर एटम होता है। ठीक, लिखो कॉम्प्लेक्स in which central metal atom is bound to, central metal atom और ion है ना, is bound to only one type of donor atom called homoleptic complex। ठीक, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आ गया, जैसे ये है CrNH3 इसमें क्या है, ओनली नाइट्रोजन डोनर एटम है, एक ही टाइप का डोनर एटम है, तो इसको कहेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या बोलेंगे, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम से बाउंड हो, उसको हेट्रोलेप्टिक बोल देंगे। होमोलेप्टिक में एक ही टाइप के वन काइंड के एटम होंगे जो डोनर एटम होंगे, और हेट्रोलेप्टिक में डिफरेंट टाइप के होंगे। लिखो कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बाउंड टू मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है भाई। और एग्जाम्पल यहां पे अगर लिखना चाहो, यहां पे हम लिख सकते हैं CrNH3,4Cl2। देखो एक तो डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो दो डोनर एटम है, 2 टाइप ऑफ डोनर एटम है यहां पे। देखो कौन सा हो गया, एक तो नाइट्रोजन हो गया और नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, और वहां पे क्या है, एक ही टाइप का डोनर एटम है, ओनली नाइट्रोजन, तो वो होमोलेप्टिक है, दिस इज हेट्रोलेप्टिक। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया था, छोटी छोटी बातें हैं, लिख लो। जितना एनसीईआरटी में था मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया, आज हमने ओनली बेसिक किया है। ठीक, बेसिक में आपको आज एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, एक बार आप इसको नोट करो, मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी में क्या क्या करना है। ये देखो आपकी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 9 है, 12th की एनसीईआरटी आपका पार्ट 1 है। देखो इसमें आपको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले पेज पे आपको बेसिक दे रखा है, फिर वर्नर थियरी दे रखी है, वर्नर थियरी नहीं पढ़नी है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद अगर बात की जाए, ये वर्नर थियरी हो गया, वर्नर थियरी मत पढ़ना, फिर 2 पेज छोड़, ये पेज आपने पढ़ लिया, फिर इसके बाद ये छोड़ देना, आपको ये कंप्लीट छोड़ना है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। 9.2 डेफिनेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारा आपको पढ़ लेना, ये सारा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रल ये नहीं पढ़ना, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आप इसको स्किप कर देना। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर और होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक तक आपको पढ़ लेना है। देखो थोड़ा सा काम है, 2-3 पेज है, पूरे 2 पेज भी नहीं है, सही से देखा जाए तो आप मैक्सिमम 10 मिनट में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, लेक्चर पूरा पढ़ने के बाद, लेक्चर आपको देखने के बाद उसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। आपको जैसे ही आप थियरी पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको बता रखा कि पहले 5 मिनट आप आंखें बंद करके रिवाइज करो, सर ने आज क्या क्या पढ़ा, फिर 15 मिनट 20 मिनट पूरा थ्योरी एक एक चीज पढ़ो, फिर 5 मिनट फिर आपको रिमाइंड करना है, फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, जो आप मैक्सिमम 10 मिनट में ये 2 पेज पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी फास्ट से फास्ट पढ़ा करो, उससे आपका टाइम बचेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है जैसा मैं आपको बोलता हूं आप वैसा ही फॉलो कर रहे होंगे, और ऐसा फॉलो करते रहे तो आपके मार्क्स उतने ही आएंगे जितने मैं चाहता हूं, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे आपके मार्क्स उतने आएंगे जितना आप कर पाएंगे। लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।